नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर के दुनिया को डरा रहे हैं या कहीं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ईरान को धरती से मिटाने की धमकी, पोम्पियो पर उनके तीखे हमलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 79 साल की उम्र में ट्रंप के हालिया व्यवहार को लेकर के उनके पूर्व सहयोगी भी अब खुल करके बोलने लग गए हैं। स्टेफनी ग्रिशम का कहना है कि यह सिर्फ ट्रंप का पुराना अंदाज नहीं है बल्कि वे मानसिक रूप से फिसल रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता जेमी रस्किन ने तो व्हाइट हाउस के डॉक्टर को पत्र लिखकर के उनके कॉग्निटिव टेस्ट की मांग तक कर दी है। अब ट्रंप के पागलपन को लेकर के उनके सहयोगियों ने क्या कुछ खुलासा किया है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। ये खबरें यूं ही हवा में नहीं है। ट्रंप के सहयोगियों करीबियों की तरफ से अलग अलग तरीके के भी बयान आ रहे हैं। ट्रंप के बेहद करीबी रहे दक्षिणपंथी सहयोगियों ने सवाल उठाए हैं। जॉर्जिया की रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी उन्हें घेरा है। ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दी थी। मार्जोरी ने कहा कि ईरान के लिए ऐसी धमकी ट्रंप का पागलपन है। कैंडेस ओवेंस ने ट्रंप को नरसंहार करने वाला पागल बता दिया है और इन्फोवर्स के संस्थापक जोन्स ने ट्रंप की दिमागी स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन क्या ये ट्रंप की मशहूर मैडमैन थ्योरी का हिस्सा है? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जानबूझकर के खुद को अस्थिर और खतरनाक दिखाते हैं ताकि विरोधी देश डर कर उनके सामने झुक जाए। और जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी। पर सवाल ये है कि क्या ये रणनीति अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है? अब क्यों बाहर हो रही है वो आपको बता देते हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का मानसिक दिवालियापन हो गया है। उसकी पहली वजह यह है कि बिना किसी ठोस वजह के ईरान से वो युद्ध लड़ रहे हैं। अगर वजह से 440 किलोग्राम का संवर्धित यूरेनियम है तो रशिया बार बार कह रहा है कि वो उसे अपने पास रखने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं मान रहे ट्रंप? दूसरी वजह, पोम्पियो को विदेश नीति के लिए खराब शख्स बता दिया गया उनकी तरफ से, जबकि पोम्पियो कह रहे हैं कि दुनिया भर में शांति होनी चाहिए और वो ऐसा कहते रहेंगे। तीसरी वजह, ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश। क्यों एक हंसते खेलते देश को उजाड़ना है? ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशें अचानक से शुरू हो जाती हैं। वेनेजुएला पीएम मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है, राष्ट्रपति को। आपको याद भी होगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया जाता है। पांचवा कारण यह कि नेटो को बार बार धमकी दी जाती है। कभी कागजी श्रेय कह दिया जाता है, कभी अमेरिका खुद को से अलग कर लेगा, तो तमाम ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। छठा कारण यह है कि बेवजह क्यूबा, मैक्सिको पर हमले की धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि उनके हालिया भाषणों में असंबद्धता और गाली गलौज डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। अमेरिकी कानूनविद अब उन्हें हटाने के लिए 25वें संशोधन के इस्तेमाल पर तक चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही रवाना कर दिया जाए। क्या ट्रंप 2026 के वैश्विक संकट को संभालने के लिए फिट है दिमागी तौर पर? सवाल सबसे बड़ा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। अपनों ने खोला मोर्चा, ट्रंप की दिमागी बीमारी की चर्चा। ट्रंप का पागलपन, दुनिया में दहशत हरदम। कब क्या कर जाएंगे? ट्रंप थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे। ट्रंप की बौखलाहट, सुपर पावर को किया चौपट। ट्रंप के मानसिक स्थिति पर सवाल, मचा बवाल। तो उनके सहयोगियों की तरफ से भी तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरीके से सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं और शाम कुछ और बोल जाते हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े होना लाजमी है कि क्या डिमेंशिया के शिकार होते जा रहे हैं, अपनी ही बात पर नहीं रह पाते, अपनी ही बातें वो भूलने लग गए हैं, और ऐसा व्यक्ति क्या किसी राष्ट्र को चलाने के लिए सही है? आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल राजन कोचर,
रक्षा विशेषज्ञ, पूर्णिमानाथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रही हैं। अखिल पारशा वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीन से जुड़ चुके हैं। जफर अब्बास रिजवी ईरान मामलों के जानकार हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी मेजर जनरल अनुज माथुर, जब इस तरीके के बयान आते हैं तो सवाल तो बिल्कुल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि क्या एक राष्ट्रपति अपने देश को चलाने में काबिल है भी या नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने बयान बदलते हैं, सुबह कोई और बयान होता है, रात तक कोई और बयान होता है, एक दिन पहले कोई और बयान होता है, एक घंटे बाद ही फिर कुछ और बोल जाते हैं। डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं उनके जो सहयोगी है वो ऐसा कह रहे हैं अब तो। जय हिंद मीनाक्षी, देखिए वो डिमेंशिया के शिकार हैं या नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहते हैं, उनके हर 2 घंटे में उनके जो बयान हैं वो पूरी तरह से बदली होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी सोची समझी स्ट्रेटेजी हो जिसके मार्फत वो किसी को कोई मैसेजिंग करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी एक्सट्रीम मैडमैन थ्योरी सारी दुनिया जानती है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो परिस्थिति हो रही है आज की तारीख में वेस्ट एशिया में, उस परिस्थिति से पूरे विश्व को बहुत घातक असर हो रहा है। आप देखेंगे जितना ज्यादा इस जो ये स्थिति ऐसी बनी रहती है, उतना ही ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये देखिए, हम लोग 1-2 लोगों की वजह से शायद विश्व जो है वो 1929 से लेके 1939 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन का समय था उसके काफी करीब पहुंचता जा रहा है। 1-2 चीजें और मैं आपको बताऊंगा जो कि और घातक हो सकती हैं। आज एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो पीट हेग्सेथ हैं उन्होंने इंडोनेशिया के अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी है और वो कोई डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। ये डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये एक मैसेजिंग है चीन को और बाकी दुनिया को कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित किया गया है, उसी प्रकार से स्टेट ऑफ मलाक्का को बाधित किया जा सकता है इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर की मदद से। उससे चीन का 80% ऊर्जा का प्रवाह स्टेट ऑफ मलाक्का से होता है, चीन का 80%, उसका कोई मायने होते हैं इसके। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड जो है वो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में लाके खड़ा कर दिया है जिसको कि वो जीत नहीं सकते, जिससे वो हट नहीं सकते और जिसको वो समाप्त नहीं कर सकते। अब ऐसी हालत में उनको कोई ऑफ रैंप मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो हर प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दबाव जो बना रहे हैं वो न केवल ईरान पर बना रहे हैं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर वो दबाव बनाया जा रहा है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से वही दबाव चीन पर बनाया जा रहा है कि उनको शायद ऐसा लगता है कि चीन जो है इसमें कुछ हस्तक्षेप करके कोई बातचीत का रास्ता निकाल सकता है। आपको अगर याद हो तो चीन को भी उन्होंने धन्यवाद कहा था जब बातचीत शुरू होने वाली थी। उसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो फोकस है, उसको चेंज करने की कोशिश हो रही है। और खास करके तब जबकि अगले महीने शिखर वार्ता होने वाली है राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिस प्रकार की हालात बन रहे हैं वो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक सोचा समझा मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी है, जिसकी मदद से वो प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त दबाव बनाया जाए। ईरान की आपको मैं इकोनॉमी के बारे में 1-2 लाइन कहूंगा। ईरान की इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान को, फिजिकली हमलों की वजह से नुकसान हुआ है और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे देता हूं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिसके ऊपर लगभग पूरी तरह से ईरान भी और ईरान की अर्थव्यवस्था भी लगभग पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर है, वहां से 150 शिप्स का आवागमन होता था ऑन एन एवरेज पर डे। आज वो एवरेज 7 से कम है। कई दिनों में तो एक भी शिप वहां से नहीं निकला है पिछले 1.5 महीने में, पहली बात। दूसरी बात, ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसका अंदेशा आपको इससे लगना चाहिए कि जो $1 की रियाल में कीमत दिसंबर 2025 में थी वो 42,000 रियाल थी, आज वो 13.5 लाख रियाल है। आप देखें किस प्रकार से जो ईरान की करेंसी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। वहां पर इतनी मार पड़ी है, 30,000 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं वहां पर। उससे कितना नुकसान हुआ वो ये आप सोच सकते हैं।
उनका कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कि नैरेटिव बनाया जा रहा है ठीक है, कि भाई उनके बाकी दूसरे सब तो कार्यकाल के बंद है। बाद वैसे भी सर बहुत सारी गिरावटें आई हैं वहां पर। अगर आप आर्थिक विकास में देखें तो वहां पर भी गिरावट आपको नजर आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें कि टैरिफ क्या है, महंगाई क्या है, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। अखिल पाराशर जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मैडमैन थ्योरी की बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन ये मैडमैन थ्योरी ही है या फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो मैड कहा जा रहा है वही सही है? देखिए, अभी तो जो अभी सर ने जो बात बोली है, मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कि ये उनकी पागलपन है या कोई सोची समझी रणनीति है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो दुनिया देख रही है, वो ट्रम्प को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी वो कदम लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। और जिस तरीके से देखा और कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने आप को एक जीसस लाइक फिगर के रूप में एक पोस्ट डाली, चित्रित किया और फिर उसको हटा लिया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते ये कोई डिजिटल चूक है, बट ये हो सकता है कि ये एक दिखाने के लिए या एक किसी को एक सिग्नल देने के लिए ये ऐसा किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें कि वो अनाप शनाप कोई ऐसी ट्वीट कर देते हैं या बातें कर देते हैं या स्पीच देते हैं, उनके जो फैक्चुअल जो गलतियां हैं वो बहुत रहती है। तो और फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं कि ईरान की सभ्यता को पूरी तरह से मिटा दूंगा या इस तरह की बातें। तो अब दुनिया समझ नहीं पा रही है कि ये इंसान जो है या जो शख्स है ये है क्या दिमागी रूप से ये रिटार्ड हो चुके हैं या इसके पीछे कोई मंशा है। तो ये अभी देखने लायक है। और रही बात की, क्योंकि जिस तरीके से सर ने भी बात बोली कि ये एक सिग्नल है किसी को देने के लिए, बताने के लिए चीन जैसे देश को, तो चाइना जो है इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो ये देख रहा है कि ट्रम्प का जो कदम है वो किस तरीके से, किस रुख की तरफ जाएगा, किस और जाएगा। तो वेट एंड वॉच है, क्योंकि अभी चाइना जो है वो रिस्पॉन्स देने में वो थोड़ा ठहराव रखेगा। और वो जिस तरीके से ट्रम्प जो कदम उठा रहे, जैसे ब्लॉकेड कर देता है, हॉर्मोज पर ब्लॉकेड कर दिया, नाकेबंदी कर दिया, तो हो सकता है कि किसी को प्रोवोक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, किसी को, आई थिंक चाइना को वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो, और चाइना ने अभी कल ही जो इनका विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो सभी पक्ष हैं, जो इस युद्ध के संयम बरतने की बात की गई है। और चाइना जो है वो ये उसने बोला है कि हम देख रहे हैं, हम हर चीज पे एक नजर बनाए रख रहे हैं। तो ये जो अगर हम राष्ट्रपति की मानसिक स्थिरता पर अगर बात करें तो ठीक है अखिल, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये बदलते हुए बयानों के पीछे की वजह क्या है। मेजर जनरल राजन कोचर, जैसा कि शुरुआत में मेजर जनरल माथुर की तरफ से भी कहा गया, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ठीक है, एक तरफ आपकी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं बनी तो मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। तो ऑफकोर्स ऐसे प्रेशर बनाने की कोशिशें की जाती है, लेकिन सेम वक्त पर अगर आप बातचीत के लिए अपने एक बड़े डेलीगेशन को पहुंचा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को वहां पर पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद एक देश का राष्ट्रपति इस तरीके से बयान दे दे, तो उसके दिमागी संतुलन पर भी तो सवाल खड़े होंगे। देखिए मीनाक्षी जी, फिफ्थ रोमन एम्पायर में एक फिफ्थ एम्परर होता था। 54 एडी से 68 एडी तक उसने राज किया और उसका नाम था नीरो द मैडमैन। तो अगर आप नीरो द मैडमैन के कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, ही इज द मॉडर्न नीरो द मैडमैन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर एक मैनेजमेंट की तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि ट्रम्प इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी, और टाइप ए पर्सनैलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल ट्रम्प के साथ बैठते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हाईली कॉम्पिटिटिव एंड अचीवमेंट ड्रिवन, और वो इम्पेशेंट, जो बहुत जल्दी अपना रिजल्ट को सामने देखना चाहता है, और जब वो रिजल्ट को उसको मिलता नहीं है तो वो उसमें स्केपगोट्स को तलाश करता है। जैसे कि आपने देखा कि अपने काउंटर टेररिज्म के चीफ को निकाल दिया, आपके आर्मी चीफ को निकाल दिया, 6 जनरल्स को डिसमिस कर दिया। तो इस तरीके की
एक सूझबूझ हो एक आदमी में, एक लीडर में, एक मैच्योरिटी हो, वो दिखाई नहीं देती। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो इस टाइप पे पर्सनालिटी का होता है, एम्बिशियस एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये बहुत एम्बिशियस है, इसको अमेरिका को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं। आपने इसको देखा कि ये पहले इसको इमिग्रेशन के पीछे पड़ गए और फिर इसको फेडरल स्ट्रक्चर जो है अमेरिका का उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और खास तौर पे जो गवर्नर्स थे स्टेट के, जहाँ पे डेमोक्रेट्स थे गवर्नर्स, तो अपनी फौज वहाँ पे भेजनी शुरू कर दी, उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इंटरफेयर करने लग गए। और तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एक टाइप ए पर्सनैलिटी की, हु इज प्रोन टू फ्री फ्लोटिंग एंगर एंड हॉस्टिलिटी, जो हमेशा कोई भी चीज हासिल करने के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको खिलौना ना दें उसका, तो वो अपने टेंट्रम्स और इस तरीके के आपके इसको बर्ताव करता है। तो सेम चीज उसने वेनेजुएला के साथ करी, क्यूबा के साथ कर रहा है, और अभी इसको ईरान के साथ करी, और इसको बहुत सारे एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीज फायर का। अब आप उसको मुझे बताइए, ऐसा कौन प्रेसिडेंट होगा जो 60 बार एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा कि मैंने सीज फायर कराया, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। तो जब ये एग्जांपल मैं आपके उसके सामने पेश कर रहा हूं, तो आई थिंक ट्रम्प नीड्स अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज उसको एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, बिकॉज कोई भी रैशनल आदमी, और ये उसको बहुत अच्छा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने ये वाला टॉपिक अपना चुना है इस प्रोग्राम में, बिकॉज इट्स हाई टाइम दैट 25th अमेंडमेंट इज इन्वोक्ड। बिकॉज अगर वो इन्वोक नहीं होगी, ये दुनिया का बहुत विनाश करने वाला है। और आपने इसको देख लिया कि अभी जो एक लड़ाई इसने ईरान के साथ आपने शुरू की थी, अब पूरी इसमें वर्ल्ड इफेक्ट हो चुकी है। और अगर ये जो ईरान बातचीत के लिए अगर आया है, इट इज बिकॉज ऑफ चाइना। चाइनीज लीडरशिप स्पोक टू द ईरान लीडरशिप कि आप उधर जाइए इस्लामाबाद में बात करने के लिए, और उसकी वजह से इस पहुंचे ईरान के लोग। तो अगर इस तरीके की अगर एक बिहेवियर पैटर्न जो मैंने आपको अभी बताया ट्रम्प का है, तो आई थिंक इट्स अ डिजर्विंग केस फॉर अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, इसको मैं ये समझता हूँ। ठीक है, मेरे साथ पूर्णिमा जी भी जुड़ गई हैं, और पूर्णिमा जी, आपसे मेरा सवाल इसलिए ये है कि क्या कुछ पक रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि जॉर्जिया की रिपब्लिकन सांसद हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन, वो भी गिरते हुए नजर आ रही हैं, इसे डिमेंशिया बता रही हैं, पागलपन बता रही हैं, कि कैंडेस ओवेंस भी यही कह रहे हैं कि नरसंहार करने वाला ये पागलपन है। ये इन्फोवार्स के संस्थापक जोन्स भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रम्प की दिमागी स्थिति पर सवालिया निशान अब खड़े होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे की कोई ना कोई तो ठोस वजह होगी जो इतने सारे लोगों ने ट्रम्प को लेकर के उनके डिमेंशिया का शिकार होने तक की बात कह दी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपने अभी तक ये सब सुना नहीं है, लेकिन कोई और होता, अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के सीट में कोई और होता, ये सब आपको बहुत पहले सुनने को मिलता। व्हाट इज़ मोर कंसर्निंग इज़ कि ये बात नहीं हो रही है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रेसिडेंट जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसमें कुछ इट्स नॉट जस्ट डिमेंशिया का इशू दिख रहा है, बट ऑल्सो ए क्रॉनिक लायर, पैथोलॉजिकल लाइंग, जैसे एफर्टलेस ब्रीदिंग की, जैसे आप जब ब्रीदिंग करते हो आप सोचते नहीं हो, ऐसे झूठ बोलना कॉन्स्टेंटली, इट्स ओवरवेलमिंग सिचुएशन। आपको याद होगा लास्ट साइकिल में हमारे यहाँ पे फैक्ट चेकर होता था, और हमारे तरफ से, मागा की तरफ से ही उसको बंद करा गया है लिटरली। अब मुझे लगता है कि फैक्ट चेकर को वापस लाना चाहिए, एंड इट इज़ ओवरवेलमिंग सिचुएशन। आप मुझे बताइए, हर एवरी सिंगल डे, एवरी आवर, ऑलमोस्ट लिटरली एवरी सिंगल मोमेंट अगर कोई झूठ बोल रहा है, और झूठ को आपके पास उतना बैंडविड्थ कैपेसिटी है ही नहीं,
आप जाके सबको फैक्ट चेक करें, लिटरली एवरी सिंगल थिंग, वेदर इट इज़ खुद को झूठ बोल के जीसस के तरह दिखा के फिर जाके बोलना कि आई थॉट माई सेल्फ आई वॉज अ डॉक्टर, लाइक आप क्या बोलोगे उसको? व्हाट विल यू से? दिस इज आवर प्रेसिडेंट. Unfortunately, he has a nuclear code in his hand and he can literally finish this world in a fraction of a second. हमारे जैसे लोग, हमको तो ये लोगों को तो आधा समझ में नहीं आ रहा है कैसे हमको समझाया गया कि ही इज़ द राइट मैन टू बी वोटेड फॉर दिस पोजीशन. अब जाके समझ में आ रहा है कि देयर वाज अ मैसिव प्रोपेगेंडा मशीन promoted in order to communicate to people also कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए वोट करना सही है और डेमोक्रेटिक पार्टी गलत है. उस वक्त आप मुझे बताइए, हमारे जैसे लोग जैसे और कोई था ही नहीं हमारे लिए. वी genuinely believed in him, we genuinely voted for him, we genuinely thought he was actually going to serve people, नॉट अपने पॉकेट के लिए सर्व करेंगे, अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए. एब्सोल्युटली करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और जो बोल रहा है हमारे जैसे लोगों को, जो बोल रहा है उनको पोजीशन से निकालना, उनको डराना धमकाना. अभी भी ऑलमोस्ट 30% उनका सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है उनका. और जो इंडिपेंडेंट है वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं वेदर ही इज सेइंग ट्रूथ और ही इज सेइंग लाई. और आप एक दिन बैठ जाइए और हर स्टेटमेंट उनका जो आ रही है, उनके मुंह से जो बयान आ रही है, वो आप फैक्ट चेक करिए. आप देखिए आपको कितना समय लगता है और क्या सिचुएशन है. एंड दिस इज अ टेरिबल सिचुएशन फॉर आवर कंट्री. अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे बिल्कुल. और मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ है तब से खास तौर पर कि बयानों में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है. तो क्या जफर अब्बास रिजवी ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरान के ऊपर मानसिक तौर पर दबाव डाला जा सके, और क्या ईरान को इन बातों से कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि दिन में 3 बार तो बयान बदलने ही है. जी, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में आदाब करते हैं और अपने तमाम पैनलिस्ट की खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं और आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में भी आदाब अर्ज करते हैं. जी, जैसा कि ट्रम्प साहब का मानसिक संतुलन की बात हो रही है और तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ट्रम्प साहब ने अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है उसको डिबो दिया है. दुनिया में एक अमेरिका का नाम होता था कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उस सुपर पावर को, अमेरिका के सुपर पावर को ट्रम्प के मानसिक संतुलन ने आकर उसको डिबो दिया है. पहले जब अमेरिका कुछ कहने में चर्चा होती थी, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि ट्रम्प साहब कोई बयान देते हैं तो उस बयान में के मीम्स बनते हैं, उस बयान पर चर्चा होती है कि आया ये सही है या नहीं है. तो ये देखने में आ रहा है कि ट्रम्प साहब ने किस तरीके से अमेरिका को एक इज्जत दुनिया में हुआ करती थी उसको यहाँ पे जो ईरान में है, ईरान के क्या ऑफिशियल से डर रहे हैं नहीं डर रहे हैं. तो आप शुरू से देखिए कि जब भी अमेरिका की तरफ से कुछ कहा गया है तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ है. आप शुरू से देखिए कि ये कहने लगे कि हम रजीम को चेंज कर देंगे, तो क्या रजीम को चेंज कर पाए? ये रजीम को चेंज नहीं कर पाए. इन्होंने कहा कि हम आएंगे और आने के बाद यहाँ के मिसाइल सिस्टम को दिया, लेकिन मिसाइलें आपके यहाँ पहुंच रही हैं, आपके बेसिस को उड़ा रही हैं, तो क्या आप मिसाइल सिस्टम को खत्म कर पाए? आपने कहा कि इनकी नेवी को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन आपके अगर क्या नेवी खत्म हुई, अगर नेवी खत्म हुई होती तो आप हुर्मुज से शिप को आराम से गुजार देते और आपका अब्राहम लिंकन इतनी दूर खड़ा न होता. तो आपका एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ आप ये दे रहे हैं कि हम 48 घंटे में ये करेंगे. 48 घंटे पूरे नहीं होते कि आप 24 घंटे में स्टेटमेंट को बदलते हैं, 3 दिन पे आते हैं. 3 दिन पूरे नहीं होते, आप 5 दिन पे पहुंचे. आप कहते हैं कि आज रात में मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, ईरान का जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता है, उसमें उसके खिलाफ मुजाहरे होते हैं और
जिस पुल को उड़ाने की बात होती है, जिस जगह को उड़ाने की बात होती है, वहां पर पब्लिक जाती है और ह्यूमन चैन बन जाती है और आकर अपने जो भी जगहें हैं उनकी आकर हिफाजत करती है। तो यहां पर अगर ये बात कही जाए कि यहाँ को कोई बात ट्रंप साहब की सीरियस लेता है, तो ट्रंप की किसी भी बात को कोई सीरियस यहां पर ले नहीं रहा है। और ट्रंप साहब खुद भी बौखलाए हुए हैं इस मामले में कि इन्होंने सोचा था कि हम 2-3 दिन के अंदर जो है रजीम चेंज करेंगे और उसकी काबिज हो जाएंगे, उसकी हुकूमत को खत्म कर देंगे, अपने अंडर में ले लेंगे, जैसा कि इन्होंने वेनेजुएला में किया, अफगानिस्तान में करने की कोशिश की, जैसा कि इन्होंने इराक में करने की कोशिश की, ऐसा ही इन्होंने सोचा था कि ईरान में भी हो जाएगा। लेकिन ईरान में ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए कि ईरान से जब से इन्होंने जंग की है, वो चीजें जो इनके साथ में थी वो खत्म हो गई। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज उस वक्त खुला हुआ था, आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने की ये बात कर रहे हैं। उस वक्त ईरान में सैंक्शन लगे हुए थे, इस वक्त ईरान के सैंक्शन, और अब ये एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो नया स्टेटमेंट ये है कि हम ब्लॉकेट कर देंगे और ऐसा ब्लॉकेट करेंगे कि ईरान व्यापार नहीं कर सकेगा दुनिया से। तो अगर ये ऐसा कोई व्यापार ईरान दुनिया से नहीं कर पाएगा, तो दुनिया भी ऐसा व्यापार ईरान से नहीं कर पाएगी। और अगर ये ब्लॉकेड होगा तो दुनिया के तमाम मुल्कों को खतरे का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल खतरा मंडराएगा। अब अगर इकोनॉमिकल खतरा मंडराएगा तो वो तमाम मुल्क भी अमेरिका की ही वजह से उनकी इकोनॉमी बर्बाद होगी। अब जैसा कि एक नया फ्रंट भी हो सकता है खुल जाए, जैसा कि चीन कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भी सामने आ जाऊंगा। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो दूसरे ममालिक भी ईरान की तरह फ्रंट पर आ जाएंगे और कई फ्रंट अमेरिका के सामने खुलने का खतरा है, क्योंकि सबको अपनी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको मजबूत किया जाए। सबको फिक्र है, या अगर ईरान को फिक्र है तो सबको फिक्र है। और ईरान के पास दूसरे भी अपने तरीके हैं, उन्होंने ये सोच कर रखा है कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आप देखें कि ईरान के लीडर्स मारे गए तो ईरान उसके लिए प्रिपेयर था कि अगर मेरे लीडर मारे जाएंगे तो दूसरा लीडर आकर कैसे उसकी जगह ले लेगा। इनके पास हर लेयर पर प्लान मौजूद है। इनके पास अगर मिलिट्री कमांडर मार दिए जाते हैं तो फौरन आकर इनकी कोई ना कोई जगह ले लेता है। तो लेयर्स में इनके पास प्लान मौजूद हैं। अगर इकोनॉमिकली इन्हें ब्लॉकेट किया जाता है तो ईरान के पास उसके लिए भी प्लान मौजूद है। ईरान प्लान के साथ काम करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए मेजर जनरल अनुज माथुर जी, तो ये जिस तरीके से बार बार बयान आ रहे हैं उसको लेकर के डिमेंशिया कहा जाए या जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसकी वजह से मार्केट को बहुत ऊपर नीचे कर दिया जाता है। अमेरिका से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है, उसके साथ ही मार्केट ट्रेड करने लगता है या फिर गिर जाता है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। देखिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इकोनॉमिक बैकलैश अभी इसी की बात नहीं है कि ट्रंप की कई सारी पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका में हुआ है वो समझने की जरूरत है। चाहे वो टैरिफ पॉलिसी रही हो, चाहे कोई और पॉलिसी रही हो, चाहे वो उन्होंने मदुरो या ग्रीनलैंड या कनाडा या पनामा या क्यूबा या साउथ अफ्रीका, जिसको भी जो करने की उन्होंने कोशिश करी है, उससे इकोनॉमिक बैकलैश वहां ज्यादा हुआ है। आज आप देखेंगे कि वहां जो 2-2.5 डॉलर का एक गैलन पेट्रोल मिल रहा था वो 4.5 के आसपास पहुंच गया। तो कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन जो मैं एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए इस चीज से किसी को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट को देख रही है और अभी अगर किसी को ये लग रहा है कि ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है, आज आप देखें, ये मैं बताना चाहता हूं कि समझने की आवश्यकता ईरान को भी है। आज ईरान के साथ कौन है, आप ये बताएं। कल यूरोप का भी, मैक्रों का भी, इनके भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में था, वहां पर एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे, वो भी। तो ये जो जिस प्रकार से हो रहा है, इसको एक सोल्यूशन निकालने की बहुत सख्त जरूरत है, ट्रंप और नो ट्रंप। अब सिचुएशन ये है, जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, सिचुएशन ये है कि अमेरिका ऐसी परिस्थिति में फंस गया है कि वो जब तक यहां से कुछ लेके नहीं जाएगा वो यहां से नहीं निकल सकता। तो हमको वैसे हालात बनाने पड़ेंगे, वो नहीं निकल सकता। अगर वो और लड़ाई होगी, इसमें कहां कैसे आप इस चीज को रोक पाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पर इस प्रकार से करना पड़ेगा। रूस ने अभी ऑफर दिया है कि वो मीडिएट करने को तैयार है, लेकिन वो भी डायरेक्टली कोई मदद नहीं कर रहे। नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट आया, वो आदमी वो कहता है कि हमारा और साउथ कोरिया का अच्छा हो गया है, ये हो गया है, इसलिए मैं
शांति के लिए पहल कर सकता हूं। मैं अमेरिका के साथ, अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ बैठ करके बातचीत करने को तैयार हूं। ऐसे ऐसे लोग निकल निकल के आ रहे हैं, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, उन सबको इससे परेशानी हो रही है। अगर चीन का स्टेटमेंट आया है, चीन के मैं आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूं, चीन का अगर स्टेटमेंट कोई आया है, वो स्टेटमेंट इस वजह से नहीं आया है कि उसको अमेरिका से कोई दुश्मनी है। उसका स्टेटमेंट इस वजह से आया है मीनाक्षी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का जितना बड़ा आर्थिक रूप से चीन पर असर हुआ है, मुझे लगता नहीं है दुनिया के किसी और देश पर इतना बुरा असर हुआ है। चीन की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। वो अपने एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 280-300 बिलियन डॉलर का उनका ट्रेड पश्चिम एशिया के साथ है, वो लगभग बंद है। पश्चिम एशिया से वो बहुत रेयर एलिमेंट्स निकालते हैं। आप वो भले ही हीलियम हो या कोई और एलिमेंट हो, वो एलिमेंट नहीं पहुंच पाने की वजह से उनकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या और भी कई उनकी इंडस्ट्रीज बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही हैं। और अब ये हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई थी, 150-160 शिप निकलते थे, वहां 7 से कम एवरेज है। मैं आपको एक एक दिन के नंबर्स गिना सकता हूं। तो उससे हर एक को नुकसान हो रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान शायद ईरान की भी 90% जो ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट से निकलता है, चाहे किसी की वजह से बंद हो, ट्रंप के पागलपन की वजह से बंद हो, किसी की मूर्खता की वजह से बंद हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज मीनाक्षी कि ट्रेड रूट बंद है। आपको पूरी दुनिया को इस ट्रेड रूट को खुलवाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं जो फोर्स ही कर रहा हूं, आप देखिएगा कि जो शुरू में निकल रहे थे बाहर, दूर अमेरिका से दूर जाते जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से दोबारा अमेरिका की साइड से इस प्रकार से बोलना शुरू करेंगे कि किसी भी तरह से आपको ये स्ट्रेट खोलना पड़ेगी। आप पूरी दुनिया को 1929 में नहीं ले जा सकते। इसके लिए कोई ना कोई जवाब किसी को देना होगा। उसके लिए अच्छा, चाहे एक ईरान तस्वीर आज जिम्मेदार है सामने या आई कोई भी भी। थी सर, कि बार बार जो ये कहा जा रहा था कि यहाँ से कोई निकल के दिखाए, लेकिन चीन ने वहां से अपने कुछ बोट्स को निकाला है, शिप्स को निकाला है। ये मीनाक्षी हाँ, एक मिनट, जी जी एक लाइन में आपका जी। जवाब। इतना मतलब जहां से चीन के 15 जहाज जा रहे थे, वहां से 3 दिन में अगर एक जहाज चला गया तो नो कौन सा डाउट बड़ा सर, तीर मार। नो डाउट, लेकिन आपने अमेरिका वो एक जहाज को भी कैसे वहां से जाने दे रहा है? तो अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे बयान आए थे इसमें अखिल, उसमें ये कहा जा रहा था कि हमारे काम काज के बीच में पहले तो कोई किसी भी तरीके से इंटरफेयर ना करे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्लॉकेड जो है वो ईरान के पोर्ट्स का है। वो जो जहाज गया है वो ईरान के पोर्ट से ना तो निकला था और ना ईरान के पोर्ट में गया है। ये बात आप चेक करवा सकती हैं। ठीक है, प्लीज। ठीक है। अगर उसका मतलब रूट क्या था, वो कहां से आ रहा था, ये भी मैं जानना चाहूंगी। अखिल पारशर प्लीज। जी, आप अपना सवाल दोहराएं प्लीज। अभी ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज को हमने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है ईरान के पोर्ट की तरफ, या ईरान के पोर्ट से कोई भी जहाज वहां से आएगा नहीं। अमेरिका का ये बयान आया। चीन की तरफ से एक फुटेज जारी किया गया, इसमें ये बताया गया कि उनका एक शिप वहां से निकला है, उसका रूट क्या था और क्या वो हॉर्मुज से निकला है। और अचानक से जो संख्या में गिरावट आई है, जैसा कि सर ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि पहले 15 शिप्स जा रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटती जा रही है। 3 दिन में सिर्फ एक शिप निकला है। तो क्या चीन भी घुटने टेक रहा है अमेरिका के इस स्ट्रेटजी के सामने? नहीं, देखिए, चाइना ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो घुटने टेक रहा है अमेरिका के सामने। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाइना इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और बस वो अभी यही एक पीस मेकर के रूप में अपने आप को वो दिखा रहा है। वो सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति बरतने की वो कर रहा है, आह्वान कर रहा है। और किसी तरीके से वो ये नहीं चाहता है कि जो ये तनाव है वो और लंबा खींचा जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से ब्लॉकेड हो रहा है ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स में, और दूसरी बात की जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, इसका बहुत ज्यादा बुरा असर चीन पर पड़ रहा है, चीन की इकोनॉमी में पड़ रहा है। क्योंकि चाइना का जो 80% जो फ्यूल उसका जो एनर्जी है वो वहां से ही आता है, जीसीसी कंट्रीज से, ईरान से। तो चाइना में इस समय काफी चीजें जो दाम है, कीमतें हैं, वो काफी बढ़ गई हैं। इवन जो पेट्रोल के जो दाम हैं पिछले 20-25 दिनों में 3 बार रिवाइज हो चुके हैं, 3 बार उसके दाम बढ़ चुके हैं। आज की अगर डेट की अगर मैं बात करूं तो जो उसका जो पेट्रोल का जो दाम है वो 10 RMB, जो चीनी मुद्रा है करेंसी, वो पर लीटर उसका वो दाम हो गया है। तो और दूसरी बात, जो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं उस पर, क्योंकि देखिए जो फ्यूल है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है।
कि अगर पेट्रोल जो 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 ईंधन है उसका अगर दाम बढ़ेगा तो बाकी जो चीजें हैं सब्जियों के, फलों के, उसके दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि इसमें किसी भी तरह से टकराव हो। और अगर चाइना ये, हम अगर ऐसा माने कि चाइना सैन्य कार्यवाही करेगा या चाइना अपना अग्रेशन दिखाएगा, उसको पता है कि अग्रेशन दिखाकर अमेरिका जो है वो और ज्यादा भड़क जाएगा और ये जो जो तनाव है वो और लंबा चल जाएगा। तो चीन इस समय चाह रहा है कि जल्द से जल्द मामला ठंडा हो। जो ये युद्ध की जो स्थिति, जो युद्ध जो हो रहा है वो एकदम उसका नरमी आए और जो सीज फायर है वो और लंबे समय तक चलता रहे। और रही बात ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स की, ये जल्द से जल्द इसको खोल दिया जाए। चाइना ने बोला है कि जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट्स है ये इंटरनेशनल बिरादरी से जुड़ा हुआ है, किसी देश की या किसी पक्ष की इतनी वो नहीं है शक्ति की, मतलब अधिकार कि उसको नाकाबंदी करे। क्योंकि ये जो जो स्टेट्स है, जो ये वाटर बॉडी है, इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, ये सभी के लिए है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश जो है वो आकर उस पर नाकाबंदी कर दे या उस पर रोक लगा दे, क्योंकि एक दूसरे और इसे इसे ना केवल चीन की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। तो चाइना ने तो साफ ये कह रहा है और कल चाइना के स्पोक पर्सन ने ये बात बोली है कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने की और शांति बरतने की अपील करते हैं। और क्यों, और फिर साथ में ये भी बोला है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर है ये सभी के लिए लगता है। और आप ये देखिए कि चाइना के अलावा जो पश्चिमी देश है उन्होंने भी उधर इसे किनारा किया है ट्रम्प के उससे बात से। ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, वो लोग भी वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसे हम ट्रम्प के ये जो जो डिसीजन है नाकाबंदी की, हम उसे अलग रखते हैं अपने आप को। और वो खुद नहीं चाहते कि इस तरह से ब्लॉकेड रहे, क्योंकि देखिए अगर ब्लॉकेड रहेगा तो इससे सभी को ही दिक्कत है। नहीं, इसके और पहले जैसे यही कि सर ने बयान, भी बात जी मेजर जनरल राजन कोचर जी, इसी के पहले यही बयान तो अमेरिका दे रहा था। अमेरिका कह रहा था कि हॉर्मुज को खोलना चाहिए। अब अमेरिका खुद उस पर पाबंदियां लगा करके बैठा हुआ है। तो ये किस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर ये दिमागी खेल है जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सवाल को आंसर करने से पहले मैं चाइना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। चाइना एक अकेला देश है जो आज यूनाइटेड स्टेट्स को चुनौती दे रहा है और एक प्राइम एडवर्सरी है यूनाइटेड स्टेट्स का। और इसीलिए आज की खबर ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से 3 शिप्स निकले हैं आज और उसमें चाइना का भी शिप है और उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ये एक चाइना की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में स्टैंडिंग है। और जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका को भी धमकाया है कि आप जुर्रत कीजिए हमारे इसको शिप्स को टच करने के लिए, फिर हम देखेंगे आपके साथ क्या करेंगे। तो इसको मुझे देखिए आपको समझना पड़ेगा जो ताकत आज है चाइना की, एक तो इकोनॉमिक ताकत बहुत स्ट्रांग है और एक उनकी मिलिट्री ताकत भी बहुत स्ट्रांग है। और वो इसको अमेरिका को एक स्टेज पे आगे, जो 10 साल पहले वो स्टेज नहीं थी चाइना की, बट आज वो स्टेज है चाइना की कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि चाइना और ईरान के रिलेशंस बहुत बहुत क्लोज है। 90% ईरान का जो तेल है वो चाइना इंपोर्ट करता है और सारे देशों में सैंक्शन लगा हुआ है। भारत ने भी इसको 2019 से लेना बंद कर दिया इसको यूएस प्रेशर में। चाइना उस प्रेशर में नहीं आया और चाइना ने कंटिन्यूसली सैंक्शन के बावजूद भी ट्रंप ये इसका ऑयल लिया है। और ट्रंप ने अभी कल ही धमकी दी है कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे, और अगर वो इसको ईरान से तेल लेगा तो चाइना ने फिर भी तेल लिया है। तो चाइना टैरिफ की धमकियों में नहीं आएगा। बाकी सारे देश बहुत इम्पैक्ट हो चुके हैं टैरिफ से और वो इसीलिए इसको अमेरिका के साथ अपना रिश्ता है जो खराब नहीं करना चाहते, उसमें भारत भी शामिल है। तो चाइना को तो आप अलग रख दीजिए डिस्कशन से, बिकॉज जो ताकत है आज इसको चाइना की वो एक अपनी जगह है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
ट्रम्प ये देख रहा है, और जो मैं अभी कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में भी था, तो जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि ट्रम्प इज डेस्परेट टू एक्चुअली एग्जिट यहां से। जो उसके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर उसको पड़ रहा है, गल्फ का प्रेशर बहुत पड़ रहा है। अब देखिए, अब इसको ट्रम्प ने क्या किया है कि इस वॉर को उसने एक्सपेंड कर दिया, और उसने अगर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया, तो आपने देखा कतार के गैस फील्ड्स पे कैसे अटैक हुआ। और आज वो अगर इसको ईरान के इसको ब्लॉकेड में इसको करेगा, तो ईरान पूरा ब्लॉकेड कर देगा गल्फ कंट्रीज का, तो उनका व्यापार कहां पे जाएगा। आपने ईरान का व्यापार तो आपने उसके ऊपर डिस्कस अपना कर लिया कि जो है ब्लॉकेड हो जाएगा, और शिप्स आपकी 150 आती थी और अब इसको 3 आती है, 10 आती है। बट इसको गल्फ कंट्रीज के साथ क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ क्विड प्रो क्वो। जब आपने देखा इसको ईरान की, अगर आपने स्ट्रेटेजी को स्टडी किया इस लड़ाई में, जो 45 दिन की लड़ाई मैंने देखी है, जब भी अमेरिका ने ईरान के कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, कोई इसको ऐसी अपने जगह पे हमले किए, तो ईरान ने सिमिलर टाइप ऑफ अटैक गल्फ कंट्रीज के ऊपर किया। आपने डाटा सेंटर्स को देखा, आपने अमेजोन वेब सर्विस को देखा, वो टारगेट हुए, और आपने जो गैस के जो आपके जो एरियाज है उनको उसने टारगेट किया। उसने सऊदी एरिया में ऑयल इसको फील्ड्स के ऊपर इसको टारगेट किया। तो ये ट्रम्प को समझना चाहिए कि अगर आप इसको ईरान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, तो उसका नतीजा आपके एलाइज के ऊपर क्या होगा। और जिस तरीके से अमेरिकन बेसिस का नुकसान हुआ है, रडार जो वहां पे लगे थे, फेज्ड अरे रडार जो लगा था, $1.2 बिलियन का एक रडार सिस्टम है, उसको ईरान ने नष्ट कर दिया है। तो इस जो लड़ाई में मैं देखता हूं थर्सडे को, जो अभी इसको खबर आ रही है कि ये बातचीत फिर से रिज्यूम होने वाली है, और इसका वेन्यू जो है वो बदली हो सकता है। कुछ और कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो सकती है जो अमेरिका की तरफ से इंक्लूड होंगी, और इसका इजराइल जो है इसमें शामिल नहीं होगा बातचीत में, बट एक उसको जो लॉन्ग डिस्टेंस में उसको ऑनलाइन उसको शामिल किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी बन के नजर आ रही है अभी, जो थर्सडे को शायद ये इसको आगे लेके जाएंगे। बिकॉज लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ट्रम्प किसी भी हालत में चाहता है कि बातचीत बंद ना हो। अब जो भी ये प्रेशर और आपने सर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका वहां से निकलना चाहता है, इसलिए वो हर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहा है। अब पूर्णिमा जी, इसके पीछे की वजह भी तो बहुत सारी हैं कि अमेरिका में उठा पटक शुरू हो गई है, नो किंग्स मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, लोग खुद भी परेशान हैं, वो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो और ये युद्ध किसी भी तरीके से समाप्त हो। क्या इसीलिए बार बार इस तरीके के बयान आते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे निकल जाएंगे। हॉर्मुज पर ये कहा गया कि ईरान रोक नहीं सकता, और फिर अमेरिका खुद जाकर के उस रास्ते में आड़े आ गया। देखिए, एक चीज़ हमें समझने की बहुत आवश्यक है, वेदर प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी वहाँ पे एक्सपर्ट्स अभी बोल भी रहे कि वहाँ से निकलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को वहाँ से निकल के क्या मिलेगा? आप प्रैक्टिकली सोचिए ना। अगर उन्होंने युद्ध छेड़ी किसने है, क्यों छेड़ी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे अगर पूरा मिडल ईस्ट आज बर्न हो जाए, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? ये क्वेश्चन आपको अगर आंसर मिल जाए तो आपका सारा समस्या खत्म हो जाए। मुझे आप बताइए, अगर जिसको युद्ध करना ही नहीं था, तो उन्होंने बीच में बॉम्बिंग क्यों करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप आज जो सिचुएशन है, पूरा मिडल ईस्ट अगर बर्न करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो सऊदी को होगा, बिकॉज ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। तो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो उनको भी फायदा है ना। आज अगर रशिया को फायदा हो रहा है तो सऊदी को भी फायदा होना चाहिए। एट द सेम टाइम अमेरिका को भी फायदा होना चाहिए, बिकॉज बैंक पैसा आ रहा है। बिकॉज आपको याद है, कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ये स्पेसिफिकली कहा है, हम पैसा बना रहे हैं। सो हीज फोकस इज प्रॉफिट से डोमिनेंस बनानी है। और जब वहाँ पे मिडल ईस्ट अगर जलता रहे तो वो डील करेंगे, आर्म्स की डील करेंगे। ऑलरेडी अमेरिका wants to sell oil, we are the highest producer of oil and gas today।
तो यहाँ पे तो सोने पे सुहागा हो चुका है अमेरिका की। आप अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे, सबसे ज़्यादा फायदेमंद आज अमेरिका है इस जंग की। अब अगर कोई बोल रहे कि वहाँ से बातचीत शुरू हो जाएगा, बातचीत चलता रहेगा, बातचीत बंद नहीं होगा, आप मुझे बताइए, अगर किसी के साथ बातचीत करना ही था तो बॉम्बिंग क्यों करना था? अगर बातचीत चलो चल भी रहा है, उन्होंने आप यहाँ से जेडी वैंस को भेजा हुआ है। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के जैसा कोई शख्स जेडी वैंस को एक डील करके उनको एक कोट एंड कोट विन देने वाला है, एक दुनिया के सामने उनका इमेज बढ़ाने वाला है? आज जेडी वैंस का सिचुएशन वहाँ पे आ चुका है कि आपको याद है 2016 की बयान लेके देख लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने, तब तो वो प्रेसिडेंट थे नहीं, उन्होंने हिटलर कहा था जेडी वैंस। वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है। चलो पॉलिटिक्स में ऐसे ही होते हैं, आज जिसको हिटलर बोल रहे हो कल उनका वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, ऐसे हुआ है पहले भी। अब आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे आ चुके हो, जेडी वैंस लिटरली डिफेंड कर रहे प्रेसिडेंट ट्रंप की जीसस क्राइस्ट पोस्ट में। वहाँ तक आप पहुँचे, किसी का हिम्मत नहीं है कि उनके आजू बाजू में जो है कि उनको समझाए आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपकी ये छोटे मोटे हरकतें इज नॉट वर्किंग वेरी वेल, इट्स गोइंग अगेंस्ट द पीपल ऑल्सो। आज मुझे बताइए, हंगारी का जो इलेक्शन हुआ है 2 दिन पहले, पीटर मैगवायर जो जीत गए, वो किस लिए जीता है? एंटी करप्शन। और वो विक्टर ऑर्बन ने वहाँ पे जो जो किया है, जो अथॉरिटेरियन एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट उन्होंने अभी जीत गया है। वो उसका कोई था ही नहीं अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात है, वांस वहाँ पे जाके विक्टर ऑर्बन की सपोर्ट किए और लिटरली द एंटायर कंट्री वेंट अगेंस्ट। ये हमें दिख रहा है। और इसके बाद, इसके इलेक्शन के बाद यूके में भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। जो भी खड़े हैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्टेंस देमसेल्व्स। वी डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे। जो शख्स हमें बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए, वो खुद बोल रहा है कि हमें ब्लॉकेट करना चाहिए, हम पैसा बनाएंगे। इनकी तो कोई ना सवेरे ना दोपहर ना रात को खबर नहीं है। अपने आप को इतने वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे कि उनका लेगेसी 250 इयर्स में उनके जैसे कोई बना ही नहीं है। ही इज रिप्लेसिंग जेसस। बहुत सारी चीजें इसीलिए वो चेंजेस करते जा रहे हैं। बोला है, पहले भी बोला हुआ है, डॉलर पर साइन करने से लेकर के तमाम चीजें इसीलिए की भी जा रही हैं कि लेगेसी तो बनी रहे और उसके बाद लोग सदियों तक याद भी रखेंगे। अब जरा रिजवी जी एक बात कंफर्म करिएगा, एक खबर ये आ रही है कि हॉर्मुज की तरफ जो भी जहाज जा रहे थे, जो भी शिप जा रही थी, उसे यूएस वापस लौटाते हुए नजर आ रहा है। क्या ईरान ने हथियार डाल दिए हैं इस पूरे मुद्दे पर? जी, ईरान ने पहले भी अभी तक जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ईरान ने हथियार न डाले हैं, न हथियार ईरान डालेगा। और जब ये बातें सामने थी कि नेगोशिएशन की टेबल पे लोग बैठे हुए थे, तब भी ईरान के सामने ये बातें रखी गई कि आप हमारी बात को मानो और आप हमारे सामने सरेंडर हो जाओ। तब भी ईरान ने इनकी बातों को नहीं माना। तो ईरान के सामने अगर जो बातें हैं, ईरान ने ये नेगोशिएशन की टेबल पे कहा, अगर आप आकर सामने से इज्जत के साथ और जो भी जो अदल है और जो दुनिया में ये कहा जाता है मानवता की बात है, अगर आप इस हिसाब से बात करोगे तो बात करेंगे। और अगर बात नहीं करोगे और आकर अपनी डिक्टेटरशिप दिखाओगे और ये कहोगे कि तुम हमारे सामने झुक जाओ और हमारी बातों को तमाम मानो, तो ईरान कोई भी बात इनकी मानेगा नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता तो पहले दिन जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान बात मान लेता। और अब अगर देखा जाए कि 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं जंग के, और जंग में अगर आप देखें तो जंग में अपर हैंड इस वक्त ईरान है और अलग थलग इस वक्त अमेरिका दिख रहा है, क्योंकि नेटो से वो कह रहा है कि आ जाओ मेरे साथ जंग करने के लिए। नेटो उसके साथ जंग के लिए नहीं आ रहे हैं। इसी तरह अरब ममालिक से भी अमेरिका कह रहा है कि आओ और मेरे साथ जंग में रहो, तो अरब ममालिक ने भी इनकार कर दिया है। तो अब ये देखने को आ रहा है कि जब ब्लॉकेट की बात आई तो ब्लॉकेट में भी नेटो कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप कहें तो वो साथ नहीं दे रही हैं। लेकिन ईरान अपने स्टैंड पर है। ईरान ये कह रहा है कि हम तंगे हुर्मुज से किसी भी कश्ती को निकलने नहीं देंगे।
अब अगर ये ब्लॉकेट करते हैं तो ब्लॉकेट के बाद क्या होगा, ये तो अमेरिका को और पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके में क्रैश होगी और पूरी दुनिया को ये संकट झेलना पड़ेगा। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि ईरान के पास जो जमीनी रास्ते हैं उससे भी वो व्यापार कर सकता है। और अब ये देखने में आएगा कि दुनिया के ऊपर जब ये संकट आता है तो ये संकट को दुनिया किस तरीके से डील करती है। क्या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पागलपन को सहती है या उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है पूरी दुनिया से और खुसूसन उनकी कंट्री से कि वो इस पद से हटें और दुनिया को मानवता और शांति की तरफ लेकर जाएं। आप देखिए कि उनका पागलपन इस तरह से आ गया है कि वो पोप को तो आकर डांटते हैं, पोप को आकर अपशब्द पोप के लिए इस्तेमाल करते हैं और खुद जो है जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं। तो उनका मानसिक संतुलन इस तरीके से बिगड़ चुका है और वो चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप के उन्वान से आए और अपनी बात ईरान के सामने मनवाएं, लेकिन ईरान उनकी इस तरीके की बातों को नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए खबरें यही आ रही हैं मेजर जनरल माथुर जी की जो यूएस वहां पर ब्लॉकेट करके बैठा हुआ है, ओमान की तरफ से जो भी जहाज जा रहे थे उसे वापस लौटाया जा रहा है। इस मुद्दे पर भी तो दिमाग से खूब खेलने का काम किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर हमने 21 तारीख तक ये घोषणा कर दी है कि वहां पर युद्ध विराम है तो ईरान कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेगा। उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ईरान इस पूरे समझौते को तोड़ेगा, युद्ध विराम को तोड़ेगा और अमेरिका को एक मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया के सामने फिर से ईरान को जलील करने का। तो ये उनका, मैंने बताया, यही उनका मकसद है। देखिए वो इस प्रकार का दबाव उनके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मैं पहले आपको इस बात का जवाब दे दूं कि जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता है वो सड़क मार्ग से उसका 1/100वां हिस्सा भी व्यापार का नहीं हो सकता। समय और कई सारी उसमें चीजें हैं। तो इस बात को तो ये मानना पड़ेगा कि आप ईरान को इसको समझना पड़ेगा इस बात को कि जितना असर ईरान के ऊपर हो रहा है, इस तमाम जो एक्टिविटीज चल रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो सबसे ज्यादा असर मेरे हिसाब से आर्थिक रूप से ईरान के ऊपर भार पड़ रहा है। ये बात समझने की जरूरत है। और आज की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अपने जो रिजर्व बैंक इक्विवेलेंट जो भी होता है उनका जो बैंकर है उसने कहा है 180% इन्फ्लेशन। कैन यू इमेजिन हाइपर इन्फ्लेशन? कैन यू इमेजिन व्हाट इट लुक्स लाइक? तो ये बात मानने की। जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, देखिए ये इंडिपेंडेंट वाटरवे 50 बार इस बारे में बात हो चुकी है और अब अमेरिका जो काम करने वाला है वो ये है कि जो ओमानी वाटर्स हैं, ये जब भी इंटरनेशनल वाटर्स में आपका अगर 24 नॉटिकल माइल से कम डिफरेंस होता है तो आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो आधे 50%, तो उसमें जो ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। होगा नहीं होगा मीनाक्षी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो वहां पर प्रयास करेंगे क्योंकि जो ओरिजिनल एक रूट है अगर आप उसको नक्शे को देखेंगे तो वो वहीं ओमानी पानी में से ही जाता है वो रास्ता। तो वहां पर आकर के वो कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दो डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी वहां भेजे थे जिन्होंने टोह लेने की कोशिश की, वो वापस आए। अब वो प्रयास अगर इसको खोलने का, वो क्या है, बिल्कुल साफ बात है कि ये आपका पानी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर फिर वहां पर ईरान ने कोशिश की कि वो बल का प्रयोग करे तो फिर ईरान को ये माना जाएगा कि उन्होंने युद्ध विराम को तोड़ा है और फिर लड़ाई का उसको उसके और बमबारी करने का इनको दोबारा मौका मिल जाएगा। देखिए एक बात आप मान लें कि अमेरिका की और ईरान की सामरिक शक्ति में जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अमेरिका कोशिश यही कर रहा है, दबाव यही डाल रहा है कि किसी तरह से वो डिफॉल्ट करवाए ईरान से ताकि उसको एक दोबारा मौका मिल जाए और अपने लोगों को जाकर के वो बता सके कि क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो मैंने जवाब दिया। तो ये अमेरिका, कभी कभी मुझे लगता है कि पागलपने के दौरे इसको पड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। जो अभी वो कह रही थी मैडम कि आप देखिए किस प्रकार से वो अपना खुद का व्यापार करने में लगा हुआ है। आज पाकिस्तान के साथ उसके इतने बेहतर रिलेशन क्यों है? व्यापार, हर चीज डॉलर। और आज दोनों जगह, एक वहां असीम मुनीर और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं, बिजनेसमैन है, वो स्टेट्समैन नहीं है, वो लीडर्स नहीं है। तो ये बात हमको देखने की आवश्यकता है, कोई सोल्यूशन। इसीलिए जब मैं बार बार ये बता रहा हूं, जब रूस जैसा देश, उत्तर कोरिया जैसा देश जो कि एक रोग कंट्री माना जाता है, वो कह रहा है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करके यहां पर शांति स्थापना की प्रयास कर सकता हूं, करने को तैयार हूं,
तो ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि पूरी दुनिया चाहती है कि इस प्रकार का ना तो कोई प्रेसिडेंट सेट हो कि आप किसी भी इकोनॉमिक चोक पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कोई। और ये मैसेज बिल्कुल साफ दिया जा रहा है बहुत बाकी लोग सारी चीजें बाकी ऐसी जगह की वो। जा रही है जिनका कोई मतलब पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। मेजर जनरल राजन कोचर, एक तस्वीर जो आपने जिक्र भी किया था ट्रुथ सोशल पर, जो डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से अच्छा ठीक है वो हमारे साथ नहीं है। अखिल, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की जाती है जिसमें खुद को वो जीसस की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो मुकर जाते कि अरे मैं तो डॉक्टर की भूमिका में था। पोप लियो पर वो लगातार बयानबाजी करते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका तो कोई युद्ध से लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक, बावजूद इसके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी एक खुद की फोटो, एक जीसस लाइक फिगर एक फोटो डाली थी और उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि ये एक कोई चूक हो गई है, ये तो एक सोची समझी एक पोस्ट डाली गई है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, उसका ये एक प्रतीक है कि जिस तरह अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और और फिर उसके बाद जो अमेरिकी राजनीति में गलियारे में जो एक बहस छिड़ गई है कि क्या ये जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, क्या ये लोमड़ी की तरह चालाक है या फिर मानसिक रूप से ये बीमार है। तो इस समय ये बातें चल रही है, कोई ये नहीं बता सकता है कि क्या ये एक पागलपन है उनका या सोची समझी रणनीति है। देखिए ये समय के साथ पता लगेगा इस बारे में, लेकिन ये वाकई एक देखिए बातचीत आखिर मेरे होनी पास शुरू वक्त हो बहुत कम चुकी है, मैं है। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है मेजर जनरल अनुज माथुर की डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, और ये थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 40 मिनट की बातचीत हुई है। हॉर्मुज को लेकर के भी फिर तो वार्ता हुई होगी। केवल हॉर्मोज, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जितनी रिक्वायरमेंट इस युद्ध को खत्म होने की बाकी दुनिया को है, उससे ज्यादा जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को है इस युद्ध में से निकलने की। लेकिन एक स्टेटमेंट आपको दे चुका हूं कि वो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को ले आए हैं जहां से कि वो इस युद्ध को जीत नहीं सकते, इस युद्ध को बंद नहीं कर सकते और इस युद्ध से निकल नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो शायद शायद वो भारत से इस प्रकार से बातचीत इसीलिए कर रहे हैं कि भारत एक अकेला देश ऐसा है जिसने इस पूरे संघर्ष के दौरान तमाम देशों के साथ अपने संवाद के चैनल्स खुले रखे थे। पाकिस्तान जो था वो इस मीडिएशन के लिए मेरे हिसाब से एक गलत चॉइस था, बिकॉज वो ईरान इजराइल को मानते ही नहीं है कि इजराइल एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। जब एक युद्ध लड़ने वाली पार्टी को आप मानते ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं है, तो आप कैसे उस बात पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय सिर्फ हॉर्मुज की बात नहीं हुई होगी, ये बात जो टेलीफोन 40 मिनट की बातचीत हुई है, ये इस प्रकार की बातचीत है कि कैसे इस सिचुएशन को से उबरा जा सकता है, ये मेरा मानना है। और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी ये देख रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सबके साथ बात कर सकता है और उसकी बात को सुना भी जाएगा। बात कर पाना एक चीज होती है और उसकी बात को सुना भी जाए मीनाक्षी, वो अलग चीज होती है। तो जी। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मोदी बातचीत शुरू करें तो ये दोबारा पीस प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है। आज जितना नुकसान अमेरिका को और उनकी पर्सनल अप्रूवल रेटिंग्स को हो रहा है, उतना शायद किसी को भी नहीं हो रहा है। पूर्णिमा जी इस बात की पक्षधर भी हैं कि भारत को इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहिए। अब एक कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगी पूर्णिमा जी कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगी, जब दोनों ही नेताओं के बीच में ये वार्ता हुई है और वो भी 40 मिनट की लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। ये युद्ध के बीच में तो ये पहली बार एक बात हुई है। बिल्कुल। देर इज नो, मैं अभी आपकी बात के हिसाब से मैं देख रही थी कि आउटकम क्या आया है। स्पेसिफिकली इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को अपना जहाज चाहिए, अपना ऑयल चाहिए, बिकॉज मिडिल ईस्ट के ऊपर हैवी डिपेंडेंस है। आपके सीपीजी एलपीजी बोल दीजिए, एलएनजी बोल दीजिए, क्रूड ऑयल बोल दीजिए, लिटरली मिडिल ईस्ट में ब्लॉकेड रहेगा तो इंडिया के ऊपर मेजर इशू है। अभी हाहाकार मच जाएगी वहाँ पे। इंडिया इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या किसको क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपना शिप निकालनी है बस। अभी दुनिया जहाँ पे पहुँच चुकी है, मोरालिटी और एथिकल सिचुएशन आप सबकी साइड हो चुकी है। इंडिया भी इकोनॉमिक फोकस कर रही है। President Trump or America is also focused on profit and economic development, and literally every country is in this situation today. आर्थिक
और अपना ट्रांजैक्शन मूव। प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जब अभी बात हुई है, पहले बात होनी चाहिए थी। मेरे जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया के बहुत है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई पर्टिकुलरली थिंक दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री तो मैं मानती नहीं हूँ इंडिया को, मैं सिविलाइजेशनल इथोस मानती हूँ। इंडिया इज द ओनली लैंड आज बचा हुआ है दुनिया में जिसकी जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन सबसे तगड़ा है, क्योंकि हम लिव एंड लेट लिव में बिलीव करते हैं, टॉलरेंस एक्सेप्टेंस में बिलीव करते हैं, को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पीस के साथ रहने का प्लस धर्म के साथ रहने का एक मतलब बनता है। इसीलिए मैं इंडिया के ऊपर और उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत दबाव लेकिन डालने हर की कोशिश देश को अपनी कूटनीति के हिसाब से चलना पड़ता है। हर देश को 140 करोड़ की जनता नहीं देखनी होती है, लेकिन इस देश को देखनी होती है। बहुत सारी चीजें सोच समझ करके चलना होता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।